students, today we are going to start the next chapter of Unit 5 Ecology, that is chapter 15 Biodiversity and Conservation. Students, we all know that our planet Earth is a very amazing and unique planet because we find enormous biodiversity or enormous diversity of life on this beautiful planet. यहाँ पर हमें बहुत एक ह्यूज वैरायटी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिलती है. इसीलिए जो अर्थ है दैट इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर फैमिली. In this chapter, students, we will study in detail about the biodiversities and various methods of its conservation. So let's start. Now, the term biodiversity, it was introduced by an American biologist, that is Edward Wilson. And biodiversity means bio and diversity. Bio means living. जो हमें अपने प्लैनेट पे जो लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी जो इतनी वैरायटी मिल रही है, इतनी डाइवर्सिटी मिल रही है, इतनी वेरिएशन मिल रही है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट्स विच आर फाउंड इन अ डिफाइंड एरियाज. इट रिप्रेजेंट्स द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए गिवन रीजन. स्टूडेंट्स, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया एडवर्ड विल्सन द्वारा. एंड एडवर्ड विल्सन जो थे एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे. ही डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ first of all, we will study about 3 different levels of biodiversity. There are 3 different levels of biodiversity. First, at genetic level. Second, at species level, then we have species diversity, and third, that biodiversity at ecological level, that is ecological diversity. So we have 3 diversities. First is the genetic diversity, second is the species diversity, and third is the ecosystem diversity or the ecological diversity. So there are 3 level of organization of the concept of biodiversity. So we will study all these 3 levels one by one. Now, first of all, we have genetic diversity. What is genetic diversity? Students, a single species might show high diversity at the genetic level. Okay, so genetic variation, जब एक species के अंदर हमें genetic variations मिलती हैं, genetic variations existing within a species, that is known as genetic diversity. So जो एक सिंगल स्पीशीज़ जो है वो एक डाइवर्सिटी शो करेगी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मेडिसिनल प्लांट है दैट इज़ रिवॉल्फिया वोमिटोरिया. रिवॉल्फिया वोमिटोरिया जो है ये जेनेटिक वेरिएशन जो है दैट इज़ शोन बाय दिस प्लांट, एंड दिस प्लांट इज़ ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंजेस एंड इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स मेडिसिनल वैल्यू. इसके अंदर जो केमिकल है, एक्टिव केमिकल है, दैट इज़ रिजरपाइन. सो इसमें ये जो प्लांट है जो कि डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है, सो इट is different in terms of the potency and concentration of the active substance or the chemical substance that is reserpine. So ये जो डाइवर्सिटी ये प्लांट शो कर रहा है ये जेनेटिक लेवल पे है. सो एक सिंगल स्पीशीज़ जो है जो कि डिफरेंट एरियाज़ में, हिमालयाज़ में, डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट रेंजेस पे ग्रो कर रही है, तो उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी पोटेंसी जो है या उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी करती है. सो ये जो डिफरेंस है दैट इज़ एट जेनेटिक लेवल. ओके, सो वेरिएशन जो है वो एलिल्स के अंदर हो सकता है, जीन्स में हो सकता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के कारण वेरिएशन जो है वो आता है. नाउ, India has more than 50,000 different strains of rice. So amazing! इंडिया के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट राइस की वैरायटीज़ हैं, स्ट्रेन्स हैं, एंड 1000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज. सो स्टूडेंट्स, ये जो डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ जो एक सिंगल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी शो करेगी जेनेटिक लेवल पे. सो ये फर्स्ट टाइप की डाइवर्सिटी है एंड दैट इज़ नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, सेकेंड इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. व्हाट इज स्पीशीज़? नंबर ऑफ स्पीशीज़. रिचनेस किसको बोलते हैं? स्पीशीज़ रिचनेस होती है जब नंबर ऑफ स्पीशीज़
पर यूनिट एरिया। तो जब हम स्पीशीज़ लेवल पे डाइवर्सिटी को देखते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज़ और एट स्पीशीज़ level is species diversity. For example, the Western Ghats, they have great amphibian species diversity than the Eastern Ghats. So जब हम इंडिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे अगर हम एम्फीबियंस देखते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे एम्फीबियंस की पिक्चर्स लगाई है। सो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है एम्फीबियंस की एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। सो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड द रिचनेस ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ ए रीजन। सो जब डाइवर्सिटी को हम स्पीशीज़ लेवल पे देखेंगे, दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ओके, now the third type of diversity is known as ecological diversity. So at the ecosystem level, the diversity at the ecosystem level, that is known as ecological diversity. फॉर इंस्टेंस विद इन द डेजर्ट्स हैं, जैसे अब अगर हम इंडिया में बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिफरेंट इकोलॉजिकल रेंजेस। वी हैव डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, कोरल रीफ्स हैं, wetlands हैं. So these are all the examples of ecological diversity. So at the ecosystem level, for example, India has deserts, rainforest, mangroves, wetlands, alpine meadows. So they have greater ecological diversity. अगर हम नॉर्वे जैसी कंट्री को देखते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है. But in India, at the ecosystem level, we have very rich diversity at the ecological, very rich diversity, or you can say ecological diversity. Now, so number of species on the earth or the global species diversity. Students, ये बहुत important है. Sometimes competitive exams में हमें पूछा जाता है कि global species diversity जो है वो कितना है. First of all, IUCN. What is IUCN? IUCN is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. So ये जो IUCN है, IUCN के अकॉर्डिंग 2004 more than 1.5 million species जो हैं they are described so far. ठीक है. According to Robert May, this is a very important name students. Robert May के अकॉर्डिंग ग्लोबल एस्टिमेट जो है स्पीशीज़ का दैट इज़ अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं they are present on the earth. He considered the species to be discovered in the tropics. That is only 22% of the total species जो हैं they have been recorded. Okay, so यहाँ पे कुछ extreme estimates हैं जो which range from 20 to 50 millions, but जो scientifically जो एक estimate किया गया है, सबसे sound और scientific estimate जो है that is given by Robert May. Okay, this is very important. Robert May's global estimate. So this is a very scientific and a more conservative and scientific sound estimate जो है that is made by Robert May, and he said जो कि global species diversity जो है that is approximately 7 million. So ये 7 million जो है student ये आपने note करना है, ये competitive exams जो है उसमें पूछा जाता है. That is only 22% of the total जो species जो हैं they have been recorded so far. Now, total number of species on the earth or the global species diversities, animals जो हैं they are more diverse above 70% than the plants, including the plantae and the fungi. They are only 22%. Among animals जो insects जो हैं, insects की जो species हैं ज़्यादा diversity है 70%. Out of every 10 animals 7 क्या हैं insects हैं. Number of fungi जो हैं they are more than the combined number of species, amphibians, reptiles and mammals. Students, ये हमारे पास diagrams हैं जो कि global biodiversity जो है उसको represent कर रहे हैं. Proportionate number of species of major taxa of plants, vertebrates, invertebrates, and these diagrams are very important और कई बार हमें NCERT जो है exams में इस तरह का diagram आ जाता है. तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स देखते हैं जो फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के मैक्सिमम जो इसमें डाइवर्सिटी है वो क्या है, इंसेक्ट्स हैं, राइट. 70% इंसेक्ट्स हैं. देन यू हैव मोलस्काज हैं, अदर एनिमल ग्रुप्स हैं, और क्रस्टेशियन एंड मोलस्काज जो हैं इनकी डाइवर्सिटी कम है.
अगर आप वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो फिशेस की है। देन आपके पास रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स हैं। देन अगर आप प्लांट्स में देखते हैं, दिस इज़ द थर्ड डायग्राम इन द प्लांट्स। सो मैक्सिमम आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो किसका मिल रहा है, फंजाई का। देन उसके बाद जो फर्न्स हैं या मॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम डाइवर्सिटी है। देन यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स हैं। सो ये एक डायग्राम है जो आपको ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट नंबर कितना है मेजर प्लांट्स का, इनवर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स का। ओके, सो दीज 3 डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें एग्जाम्स में स्टूडेंट्स आपको कोई भी इस तरह से प्रोपोर्शनेट डायग्राम बनाया जाता है और कुछ भी हाइड करके आपसे एनिमल ग्रुप्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। Okay, so you must note it down. All these 3 diagrams are very important. So it means animals जो हैं they are more diverse as compared to the plants. Okay. Now, so very important now the biodiversity in the India. India has only 2.4% of the world's land area, but 8.1% of the species diversity. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है। बट अगर हम ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी देखते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो हमें इंडिया में मिलती है। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। सो इंडिया जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की, उसमें से एक है। नियरली 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स। 45 species of plants and twice as many of animals, they are recorded from the India. ठीक है, so if we accept Mayer's global estimate, then only 22% of the total species जो हैं they have been recorded so far, right? सो अगर हम मेयर का ग्लोबल एस्टिमेट देखते हैं तो इंडिया जो है इट वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 lakhs एनिमल स्पीशीज. So India student has only 2.4% of the world's land area, but if we see the global share of the India as in the terms of species diversity, it is very rich. It is 8.1%. Okay, so India has a rich diversity in the form of its flora as well as fauna. Now, let's now study about the patterns of biodiversity, because students, the diversity of plants and animal is not uniform throughout the world. तो ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। किसी एरिया में हमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, किसी एरिया में डाइवर्सिटी जो है वो कम मिलती है। सो डाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, डाइवर्सिटी जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शो करती है। फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन द डाइवर्सिटी। ओके, सो लेट्स स्टडी द डाइवर्सिटी जो है उसको हम 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड सेकेंड इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सो अगर हम देखेंगे कि जो अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स देखते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट्स इक्वेटर और जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। सेकेंड हमारा जो पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का उसको स्टडी करने के लिए हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये हमारा ग्लोब है। सो फर्स्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द इक्वेटर। देन इक्वेटर के पास 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ ये जो एरिया है ये ट्रॉपिक्स है। एंड देन वी हैव 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, देन दिस इज आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल. So these are the lines which are showing the latitudes on the globe. Species diversity, very important point. Species diversity decreases फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करती है, राइट. सो इट मीन्स जो ट्रॉपिकल एरिया है दे हैव मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट एरिया और द पोलर एरियाज. द डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी
when moving from the lower latitudes towards the higher latitudes। जब हम lower latitude से जैसे 0, 23.5 से हम higher की तरफ proceed कर रहे हैं, so ये जो diversity है वो decrease हो रही है। This is known as latitudinal diversity gradient। Generally, it is observed that diversity richness is more in the areas near the equator than the pole। जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स, वो हमें इक्वेटर के पास ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल्स की तरफ मूव करेंगे, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। ओके, एग्जाम्पल्स फॉर लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो जो अगर हम कोलंबिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स, कोलंबिया जो है दैट इज़ very near to equator, and Colombia has about 1400 bird species. Then India is present in the tropical area, so India के पास more than 1200 species जो हैं वो birds की हैं। Then New York, we are moving away from the equator, 41 degree north, 105 species of the birds। देन ग्रीनलैंड क्या है, नॉर्थ में हम ऊपर चले गए बिल्कुल पोल्स की तरफ, 71 डिग्री नॉर्थ, तो ओनली 56 स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स। सो अगर आप डाइवर्सिटी को देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो बर्ड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है दैट इज़ डिक्रीजिंग। ओके, सिमिलरली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, दैट्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वी हैव एक्वाडोर, इट हैज़ अप टू 10 times vascular plant species as compared to the temperate forest regions like the Midwest of the USA. So species diversity जो है that is not uniform throughout the world, but it is showing us the uneven distribution. Okay, so species diversity is more near the equator, but it is becoming less and less, and it is decreasing as we are moving away from the इक्वेटर। क्योंकि स्टूडेंट्स जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में जो है, इसमें टेम्परेट जो रीजन है दे आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, वहाँ पे बहुत ग्लेशियर्स हैं और बहुत डिस्टर्ब रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल। सो ट्रॉपिकल, इसलिए जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट एनवायरनमेंट। सो वो लेस सीजनल है, वो एक तरह से रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट है। सो इस करके जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। एंड मोर ओवर जो ट्रॉपिक्स हैं, इक्वेटर है, वहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है in the tropical, and more solar energy means it is contributing to higher productivity, and which in turn contribute indirectly to greater diversity also. So that these are the main reasons why we are having more biodiversity in the tropical area. So tropical areas जो हैं वो उनमें species diversity जो है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि जो पोलर एरियाज जो हैं वो लीस्ट स्टेबल हैं। जबकि ट्रॉपिकल एरिया पे ज़्यादा मोर स्टेबल कंडीशन रही हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन्स, राइट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अमेजोन फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, हमें पता है इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोला जाता है। अमेजोन फॉरेस्ट जो हैं दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। सो अमेजोनियन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दे हैव द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। सो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, मोर देन 40,000 प्लांट्स, 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibian, 378 reptiles, and more than 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे अमेजोनियन जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर मिलते हैं। एंड सो रिच बायोडाइवर्सिटी है, साउथ अमेरिका में है, ट्रॉपिकल एरिया में है, एंड स्पीशीज रिचनेस जो है यहाँ पे मिलता है। एंड अमेजोन फॉरेस्ट जो है दे आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ओके, सो लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि अभी हमने लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी देखी कि किस तरह से ये एक पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। एंड सेकेंड इज़ द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप।
So what is species area relationship students? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जो है एक जर्मन नेचुरलिस्ट हैं और एक्सप्लोरर हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ लिमिट। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स उन्होंने जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं उन्होंने देखा कि अगर हमारा जो स्पीशीज़ रिचनेस है या नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है अगर हम अपना एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। राइट, इट मीन्स अगर हम किसी भी एरिया में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं तो अगर हम उस एरिया, सपोज करो स्टूडेंट्स हमने इतना एरिया स्टडी किया, सपोज ये ए एरिया है, राइट, तो इसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को हमने स्टडी किया। अगर हम अपना एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बी एरिया तक स्टडी किया, तो एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रिसर्च। सपोज करो हमने एक और एरिया जो है वो और बढ़ा लिया, तो ये देखा गया कि अगर जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है, ओनली अप टू अ लिमिट, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा कि एरिया बढ़ाने पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो वो स्टडी हो जाएगा, स्पीशीज़ इंक्रीज नहीं करेंगे, वो एक कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप बोलते हैं। सो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विद इन अ रीजन स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्डेड एरिया। जैसे जैसे हम अपना एरिया ऑफ रिसर्च या जो एक्सप्लोर्ड एरिया है उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो भी इंक्रीज़ करती है। सो ये एक स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है वो हमें एक रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड द एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। अगर हम एरिया को फर्दर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं करेंगी, वो जो हैं वो स्टडी हो जाएंगी, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो इंक्रीज़ होंगी। So relationship between the species richness and area for a wide variety of taxa is a rectangular hyperbola। तो हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं स्पीशीज़ एंड एरिया के बीच में, तो ये जो ग्राफ है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सो ये अभी हम इसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, so relationship between the species richness and the area, it gives a rectangular hyperbola। so students ये आप ग्राफ स्टडी कर सकते हो, this is species richness and this is area। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो स्पीशीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, लेकिन एक स्टेज पे आके ये ग्राफ जो है ये प्लेटू बन रहा है, इसलिए इसको हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो एरिया इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी but only up to a certain limit, right? So S is equal to C A Z। यहाँ पे S जो है, what is S? S जो है वो species richness है। what is C? C जो है y intercept है। Z जो है एक slope of the line है, इसको regression coefficient बोलते हैं। और what is A? A is students that is area, राइट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसमें, ये आप ग्राफ देख सकते हो कि यहाँ किस तरह से स्लोप जो है वो स्टेडी हो जाता है। सो इस ये जो हमारा इसको हमने एक ग्राफ में इंटरप्रेट किया। सो इसमें जो लॉग इस स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट ने इस ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास S इज इक्वल टू सी ए जेड है, इसको हमने एक लॉग स्केल पे लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z log A, राइट स्टूडेंट्स। सो हमें इसको बेटर कंक्लूजन करने के लिए, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको हमें एक स्ट्रेट लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट? रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो जनरली अगर हम स्मॉल एरिया को स्टडी करते हैं तो उसमें जो Z जो है वो एक कांस्टेंट है, Z की वैल्यू जो है वो 0.1 से 0.2 रहता है। बट अगर हम लार्जर एरिया स्टडी करते हैं, लाइक हम पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो स्टीपर होगा और Z की वैल्यू जो है वो 0.6 से 1.2 जो है वो रहेगा।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्चुअली स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है जिसको विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ एलेक्जेंडर बॉम हमबोल्ट जो है उसने ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. सो इन फैक्ट जो रिलेशन है बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस और एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, ठीक है, इट इज़ टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. सो इसको एक लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर इस रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हमने एक इक्वेशन से उसको डिस्क्राइब किया है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. सो यहाँ पर एस जो है वो स्पीशीज रिचनेस है, ए इज़ द एरिया, जेड इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और y जो है वो क्या है, एक इंटरसेप्ट है. सो इकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि जो z का वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में इस रेंज के बीच में वो लाई करता है, राइट. सो इसमें ये देखा गया कि ये अगर हम किसी भी एनालाइज करते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप ऑफ ए वेरी लार्ज एरिया, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट, तो ये जो स्लोप जो होगी वो ज़्यादा स्टीपर होगी और z की वैल्यू जो है वो 0.6 से 1.2 होगी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स होते हैं, फ्रूगीवोरस कौन से होते हैं, जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं एंड मैमल्स होते हैं इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. तो स्लोप जो है दैट इज़ 1.15, ठीक है. सो ये एक एग्जाम्पल है इसका. सो स्टूडेंट्स, सो ये हमारा ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, और नोट दैट ऑन द लॉग स्केल जो रिलेशनशिप जो है वो क्या है, लॉग स्केल के ऊपर वो लीनियर है. सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, दीज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, ये पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है. सो सबसे पहले हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स देखे एंड सेकेंड इज़ द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना chapter start किया, biodiversity and its conservation. And in this chapter students, we first of all we studied about the three different we studied about three different levels of biological organization. We studied the biodiversity at genetic level, at species level and ecological level, and then we studied about the patterns of biodiversity, the latitudinal gradients, and second is the species area relationship. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. Thanks for watching. Have a nice day.